जरा सोचिए, एक 2 ट्रिलियन डॉलर का ऐसा मार्केट है जिसे पारंपरिक बैंक शायद छूना भी नहीं चाहते। हाँ, ये काफी हैरान करने वाला है। बिल्कुल। आज के हमारे इस डीप डाइव का फोकस यही है, प्राइवेट क्रेडिट। हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स हैं उनका मिशन ये समझना है कि कैसे ये ही एक कॉन्सेप्ट अमेरिका के तो पसीने छुड़ा रहा है, लेकिन भारत में बिल्कुल सुरक्षित लग रहा है। और अगर हम इसकी शुरुआत देखें तो ये असल में 2008 के वित्तीय संकट के बाद हुआ था। जब पारंपरिक बैंकों ने अपने नियम बहुत ज्यादा सख्त कर दिए तो इन नॉन बैंक संस्थाओं ने सीधे कंपनियों को लोन देना शुरू किया। मतलब एक तरह से उन्होंने बैंकों की जगह ले ली। एक हद तक हाँ। और इस पूरी चर्चा में सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे सिर्फ नियम और शर्तें किसी एक ही एसेट्स क्लास के नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। सही कहा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पारंपरिक बैंक का लोन किसी रेडीमेड शर्ट की तरह है। मतलब जो साइज है वही लेना पड़ेगा। हाँ, कोई बदलाव नहीं। है ना? जबकि प्राइवेट क्रेडिट एक कस्टमाइज्ड सूट की तरह है, जिसे कंपनी के कैश फ्लो और जरूरत के हिसाब से बिल्कुल फिट सिला जाता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। और इसी कस्टमाइज्ड सूट वाली खूबी ने अमेरिकी मार्केट को साल 2000 के अराउंड 44 बिलियन डॉलर से उठाकर आज 2 ट्रिलियन डॉलर के पहाड़ तक पहुंचा दिया है। जो कि एक बहुत बड़ा उछाल है। बहुत बड़ा। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि इस मजबूत दीवार में भी दरारें आ रही हैं। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है फ्लोटिंग रेट्स। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो जब कंपनियों ने ये लोन लिए थे तब ब्याज दरें काफी कम थीं। अच्छा। लेकिन जब केंद्रीय बैंकों ने महंगाई रोकने के लिए दरें बढ़ाईं तो इन फ्लोटिंग रेट लोन्स की ईएमआई अपने आप दुगनी या तिगुनी हो गई। ओहो, तो मतलब कमाई उतनी ही है लेकिन किस्तें अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल। मैंने पढ़ा कि टेक कंपनियों के करीब 17.7 बिलियन डॉलर के लोन इस वक्त संकट में है, और मॉर्गन स्टैनली तो 8% तक के डिफॉल्ट रेट की बात कर रहा है। हाँ, वो डेटा काफी डराने वाला है। पर इसमें एआई का क्या रोल है? मेरा मतलब है, एआई तो टेक कंपनियों के लिए फायदे का सौदा होना चाहिए ना? यहीं पर असली पेंच है। देखिए, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े सर्वर बनाने के लिए इन टेक कंपनियों को अचानक बहुत भारी निवेश करना पड़ रहा है। अच्छा, तो खर्च बढ़ गया। हाँ, एक तरफ एआई रिसर्च की वजह से उनका खर्च बढ़ गया, जिससे प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ गए, और दूसरी तरफ फ्लोटिंग रेट्स ने उनकी लोन की ईएमआई बढ़ा दी। दोनों तरफ से मार पड़ रही है। बिल्कुल। अब बात समझ में आई। और शायद इसी दबाव की वजह से ब्लैक रॉक और ब्लैकस्टोन जैसे बड़े फंड्स ने अपने निवेशकों को उनका ही पैसा निकालने से रोक दिया है। हाँ, ये उसी का नतीजा है। पर एक बात बताइए, इतने बड़े अरबों डॉलर के फंड्स के पास अपने निवेशकों को देने के लिए कैश क्यों नहीं है? अर्थशास्त्र में ऐसे लिक्विडिटी मिसमैच कहते हैं। देखिए, इन फंड्स ने कंपनियों को जो लोन दिए हैं वे 5 या 7 साल के लिए फिक्स होते हैं। वो इलिक्विड हैं। यानी उन्हें रातों रात बेचा नहीं जा सकता। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ ये फंड्स अपने निवेशकों से वादा करते हैं कि वे जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। अरे बाप रे! यानी फंड्स ने पैसा लंबे समय के लिए किसी कंपनी में फंसा दिया है, लेकिन निवेशकों को शॉर्ट टर्म निकासी का वादा कर दिया। बिल्कुल। और जब बाजार में घबराहट होती है और सब एक साथ पैसा मांगते हैं तो कैश तो होगा ही नहीं। तब तो सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। हाँ, और उसी सिस्टम क्रैश से बचने के लिए उन्हें निकासी रोकनी पड़ती है। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये 2008 जैसा कोई ग्लोबल संकट नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट क्रेडिट अभी भी ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट के 1% से भी कम हिस्से में है। ठीक है। अब अमेरिका की इस लिक्विडिटी मिसमैच वाली घबराहट को देखकर एक सीधा सवाल दिमाग में आता है, क्या भारत में भी ऐसा कोई बुलबुला फूटने वाला है? नहीं, डेटा देखें तो भारत की स्थिति बिल्कुल उलट है। अच्छा। पहली बात तो ये कि भारत का प्राइवेट क्रेडिट मार्केट अभी सिर्फ 25 से 30 बिलियन डॉलर का है, जो जीडीपी का मात्र 0.6% है। मतलब काफी छोटा है अभी। हाँ, और यहाँ ये पारंपरिक बैंकों का मार्केट शेयर नहीं छीन रहा, बल्कि अधिग्रहण और विशेष प्रोजेक्ट्स में उनकी कमियों को पूरा कर रहा है। लेकिन साइज छोटा होने का मतलब ये तो नहीं कि ये सुरक्षित है ना? क्या हमारे यहाँ एक साथ पैसा निकालने वाली वो भगदड़ का खतरा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और इसका पूरा श्रेय सेबी और रिजर्व बैंक की मजबूत रेगुलेटरी ढाल को जाता है। वो कैसे काम करती है? भारत में प्राइवेट क्रेडिट मुख्य रूप से कैटेगरी 2 एआईएफ्स के जरिए काम करता है। एक मिनट रुकिए, ये कैटेगरी 2 एआईएफ क्या होता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो पूरी तरह से क्लोज्ड एंडेड होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने इसमें पैसा डाला तो वो लॉक हो गया? हाँ, वो एक तय समय, मान लीजिए 5 या 7 साल तक अपना पैसा वापस नहीं निकाल सकता। अरे वाह! यानी अमेरिका की तरह
कभी भी पैसा निकाल लेने का वो जो झूठा वादा है वो यहाँ है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जब निवेशकों को पहले से पता है कि उनका पैसा लॉक है, तो बाजार में पैनिक होने पर भी एक साथ पैसा निकालने की भगदड़ मचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एकदम सही पकड़े हैं आप। ये तो किसी एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब जैसा हो गया, जहां केवल समझदार निवेशकों को एंट्री है और गेट पर बाउंसर खड़े हैं। हाँ, और इस वीआईपी क्लब की एक और खास बात है, इन फंड्स को लीवरेज लेने की सख्त मनाही है। लिवरेज यानी ये फंड्स खुद बैंकों से पैसा उधार लेकर आगे कंपनियों को लोन नहीं दे सकते। ओहो, मतलब अगर इस वीआईपी क्लब के अंदर कोई भारी नुकसान होता भी है तो उसका असर बाहर के पारंपरिक बैंकों पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। बैंकों को इस जोखिम से पूरी तरह अलग रखा गया है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि प्राइवेट क्रेडिट अपने आप में कोई जोखिम भरा मॉडल नहीं है। खेल सारा नियमों और स्ट्रक्चर का है। एकदम सही। जहां अमेरिका आज तरलता की कमी यानी उसी लिक्विडिटी मिसमैच से जूझ रहा है, वहीं भारत का ये क्लोज्ड एंडेड और बिना उधार वाला सख्त स्ट्रक्चर इसे सुरक्षित विकास के लिए तैयार करता है। और जाते जाते हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हालात कैसे बदल रहे हैं। बिल्कुल, और इसी से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जिस तरह से एआई का बढ़ता खर्च और ऊंचे ब्याज दरें दुनिया भर में व्यवसायों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, हाँ, क्या भविष्य में अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी अपना फ्री मार्केट मॉडल छोड़कर भारत के इस सख्त और सुरक्षित रेगुलेशन मॉडल को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की दिशा तय कर सकता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।